दोस्तों नमस्कार। जाति का सवाल और धर्म का सवाल भारत में आजादी के बाद से पहले चुनाव से लेकर आज तक ऐसा कोई चुनाव होगा नहीं जब आपके जहन में यह सवाल ना आए कि किसी राजनीतिक दल ने जाति के सवाल पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की। और यह भी सवाल होगा कि धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के टकराव के आसरे वोटों का ध्रुवीकरण राजनीतिक तौर पर कैसे हो जाए, इसका प्रयास भी 1950 से लेकर आज तक होते चला आया है। लेकिन पहली बार भारत की राजनीति एक अंगड़ाई ले रही है और इस बात का जिक्र आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जहन में यह सवाल तो बार बार आता होगा कि जाति के आसरे, खास तौर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव छत्रपों के आसरे हुआ। लेकिन कांग्रेस या बीजेपी इससे अछूती रही, यानी वह दूर रही। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने जब जाति का सवाल उठाया तो वो आरक्षण भर नहीं रहा। दरअसल उसने इस देश के विकास के मॉडल को चुनौती दे डाली। और जो पूरा विकास का मॉडल इस देश के भीतर में अभी मौजूद है, उसमें कॉरपोरेट की भागीदारी जितनी बड़ी है, कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को लोग इससे पहले क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर जानते थे। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने जब यह सवाल खड़ा किया कि दरअसल जाति जनगणना तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार डाटा है, और अगर आपके पास कोई डाटा ही नहीं रहेगा तो आप उस देश का विकास कर नहीं सकते हैं। मुंबई में सुबह और शाम ढलने से पहले, यानी शाम 5 बजे से पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले रांची में 2 जगह पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शायद भारत की राजनीति के उस बंद कपाट को खोल डाला जिसके जरिए पहली बार जाति और धर्म दोनों के सवाल भारत के भीतर उस विकास मॉडल को चुनौती देते हुए दिखे, जो विकास का मॉडल कॉरपोरेट के आश्रय है, कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय है और क्रोनी कैपिटलिज्म से कई आगे कदम निकलकर वो सीधे तौर पर सत्ता और कॉरपोरेट के खुले गठजोड़ का मुनाफा कमाने वाले एक अलग ही पॉलिसी, एक अलग ही राष्ट्रीय नीति के तहत इस देश के सामने है, लेकिन कोई चुनौती दे नहीं पा रहा है। दरअसल यह पहला मौका है भारत की राजनीति में जब हिंदू मुस्लिम से हटकर सिर्फ हिंदुओं को इस रूप में जागृत करने की कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय हुई कि अगर बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक हैं तो सेफ हैं। जाहिर तौर पर ये दोनों नारे इस दौर में आरएसएस कहें या बीजेपी कहें, दोनों के दो धुरंधर चेहरों के आश्रय निकली। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही दो चेहरे मौजूदा वक्त में बीजेपी के असल 2 पिलर हैं। 2 ऐसे पिलर हैं जिनके आश्रय बीजेपी को अपने भविष्य को साधना है और आरएसएस को उस भविष्य के आश्रय अपने आप को पूरे देश में और ज्यादा विस्तार देना है। लेकिन इन दोनों नारों के पीछे की परिस्थितियों को पहली बार खुले तौर पर चुनौती इस आधार पर दी गई कि दरअसल जाति जनगणना एक डाटा है और भारत का जो पूरा विकास का मॉडल है, जो कॉरपोरेट के आश्रय चलता है, वो मॉडल इस दौर में धराशायी हो चला है। क्योंकि अब उस डाटा को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं कि इस देश की हकीकत क्या है, तब तक आप डेवलपमेंट मॉडल ला नहीं सकते हैं। यानी यह सवाल इससे पहले लगातार उठता रहा है कि जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म या मार्केट इकोनॉमी को लेकर पीवी नरसिम्हा राव आए 1991 में, उसकी उम्र भी 30-40 बरस में तो खत्म होगी ही। वो 25 बरस के बाद से कहा जाने लगा अब इसकी उम्र खत्म हुई, अब नए तरीके का डेवलपमेंट भारत में लाना होगा जिसमें हाशिए पर पड़ा हुआ तबका मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन उसके राजनीतिक शब्द गायब थे। पहली बार उस राजनीतिक शब्द को पकड़ने की कोशिश राहुल गांधी ने की और इसकी शुरुआत मुंबई से हुई। मुंबई में बाकायदा राहुल गांधी ने एक हैं तो सेफ हैं का मतलब क्या है, यह जब समझाने की कोशिश की तो एक झटके में
पूरे कॉरपोरेट के उस खांचे को उन्होंने उभार दिया जो भारत की राजनीति को चलाती है और राजनीति के पीछे खड़े होकर लाभ भी लेती है और उसे लाभ देती भी है, यानी एक ऐसा गठजोड़ जो भारत की राजनीति में पॉलिसी के तहत इस देश पर लाद दिया गया। मुंबई का विकास मॉडल चाहे वो धारावी के आसरे हो, धारावी क्या वाकई ऐसी जगह है जहां पर लोग सिर्फ रहते हैं, यानी उन्होंने झोपड़पट्टी में रहते हैं तो उनको उठाकर कोई घर दे दो, या धारावी का मतलब एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के आसरे वहां के लोग स्वावलंबी हैं, यानी सरकार द्वारा कुछ वहां दिया नहीं जाता है बल्कि वो अपने हुनर, जिसको अंग्रेजी में स्किल कहते हैं, उस स्किल के आसरे चीजों को डेवलप करते हैं और भारत के बाजार में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड के समानांतर वैसे ही प्रोडक्ट खड़ा करके उन लोगों को राहत भी देते हैं जो सोचते हैं उस ब्रांड को नहीं खरीद पाए लेकिन उस जैसी चीजें तो ले आए। यानी एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो धारावी के लोगों के हुनर के साथ खड़ा है, और उस हुनर का जवाब देने के लिए अगर किसी कॉरपोरेट को वहां की जमीन दे दी जाती है तो इसके मतलब मायने क्या होंगे, और यह परिस्थिति धीरे धीरे कॉरपोरेट के हिस्से में जल जंगल जमीन समूचा धन समूचे पीएसयू के आसरे कैसे चला जाएगा। आज इसको बाखूबी तरीके से पहली बार हम कह सकते हैं प्रचार के आखिरी दिन, पहले मुंबई और फिर रांची में, दोनों एक कड़ी की तरह है जिसको इस रूप में रखने की कोशिश की गई कि एक आम वोटर पहली बार समझ जाए जो इससे पहले राजनीतिक शब्द गायब थे। तरीका देखिए, उसकी शुरुआत एक है तो सेफ है से होती है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ छवि, ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। एक है तो सेफ हैं, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। मुंबई भारत का इकोनॉमिक कैपिटल है। इस देश में सबसे चकाचौंध दिखाने वाला एक ऐसा शहर जिसमें इस देश के 500 टॉप कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसकी अपनी जीडीपी देश में सबसे बड़ी है, जहां पर बीएमसी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका बजट इस देश के कई छोटे राज्यों के बजट से बड़ा बजट है। तो एक तरफ मुंबई की परिस्थिति और दूसरी तरफ झारखंड, जहां की आर्थिक विपन्नता किसी से छुपी नहीं है, और नीति आयोग की रिपोर्ट बतलाती है कि नीचे से दूसरे नंबर पर सबसे नीचे बिहार की स्थिति है, उसके बाद झारखंड आता है, जहां की प्रति व्यक्ति आय हो या सामाजिक आर्थिक मॉडल हो, वो सबसे बुरी स्थिति में है, यानी वहां की गरीबी, वहां की मुफलिसी। अब मुंबई से जब राहुल गांधी रांची पहुंचते हैं तो रांची में सवाल जाति जनगणना को लेकर हो, लेकिन वो बतलाते हैं कि कैसे 21वीं सदी डाटा की है। सवाल यह नहीं है डाटा का है, सवाल यह है उस डाटा के आसरे क्या आरक्षण देना है,
यह पहली बार सवाल खुलकर सामने आया कि दरअसल जाति जनगणना उसी डेवलपमेंट मॉडल का एक हिस्सा है जो अभी तक भारत में विकास चलते चला आया है। और यह इस दौर का सच है कि 1942 के बाद भारत में सबसे ज्यादा असमानता है। यह सामने उभर कर आया कि इस दौर में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह भी आंकड़े समझ में आए पहली बार निकल के कि भारत के भीतर महंगाई और बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इन दोनों में कोई मेल नहीं है और बैंक में जमा आपका पैसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। यह भी इस दौर की देन है कि दरअसल जो पूरा पैसा लोग शेयर बाजार में लगाते हैं, उस शेयर बाजार के मैनिपुलेशन आम लोगों को आहत करें तो करें, लेकिन बड़े कॉरपोरेट हाउसेस उसी से अपना नेटवर्थ बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं। तो यह एक अलग स्थिति पहली बार निकल कर आई कि एक तरफ मुंबई है, दूसरी तरफ झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची में राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। शायद यह मौजूदा वक्त की उस राजनीति का एक ऐसा सिरा है जो भारत के भीतर शायद जरूरत तो महसूस हो रही है, लेकिन कोई राजनीति उसे छूना नहीं चाहती है। इसीलिए एक है तो सेफ है के साथ बटेंगे तो कटेंगे भी चलता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में हिंदू मुस्लिम के आश्रय रहा है। अब यह राजनीतिक समझ अगर रांची के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समझना चाहते हैं तो जरा डेवलपमेंट मॉडल को अपने जहन में रखिए और फिर इस बात को सुनिए। क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है। और उसके बाद हम सचमुच में डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। उसके बाद हम सचमुच में एक नए तरीके से हिंदुस्तान में विकास ला पाएंगे। यह जो हमारा सिस्टम है, जो आज सिस्टम चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी वाला है विकास का सिस्टम, जो मैंने आज आपको सेफ दिखाया, वो फेल हो गया, खत्म हो गया है। ये किसी काम का नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, डेटा का पैराडाइम है, उसकी फाउंडेशन जाति जनगणना है। तो राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर गए, भारत के समाज के भीतर मौजूदा वक्त में जिनका बहुत स्टेक प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ है, या भारत की राजनीति में जिनका स्टेक है, उनके भीतर तो एक हलचल हो सकती है कि आखिर एक झटके में इस मॉडल को अगर बदल दिया जाए या जाति जनगणना के आधार पर इस देश में हाशिए पर जो तबका है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो फिर सवाल इस देश के भीतर उन तमाम कॉरपोरेट हाउसेस का होगा, उन तमाम बिजनेस हाउसेस का होगा, उन तमाम संस्थानों का होगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा ही जिनका बेसिक आधार है। और उस आधार पर भारत सरकार पॉलिसी बनाती है। उसी पॉलिसी के तहत इस देश में पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट होता है। उस डिसइन्वेस्टमेंट के आश्रय सरकार को जितना लाभ मिलता है उससे कई गुना ज्यादा लाभ कॉरपोरेट या पब्लिक सेक्टर जो अपने हाथ में लेती है उसको मिल जाता है। इसी दौर में लाखों करोड़ की योजनाएं सरकार की मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए निजी हाथों में चली जाती है। तो क्या एक बड़ा व्यापक परिवर्तन इस दौर में इन बातों से देखा जा सकता है? शायद ये एक सवाल होगा, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरी लकीर हम साथ में खींचते हैं। महाराष्ट्र के भीतर मौजूदा स्थिति में आरएसएस सक्रिय हो गया। नारा उसके भीतर समा चुका है, एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में के दौर में या लोकसभा इलेक्शन के बीच में जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है,
उसे अब आरएसएस की जरूरत है नहीं। तो आरएसएस ने भी एक लिहाज से पल्ला झाड़ लिया था और उसके बाद 3 चरण के चुनाव महाराष्ट्र में बचे हुए थे। और यह फैक्ट है कि गुजरात के बाद दूसरा बड़ा मॉडल आरएसएस के लिए मध्य प्रदेश में बना है, जहां पर हर जिले जिले, गांव गांव, खेड़े खेड़े आरएसएस की मौजूदगी हुई है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश और चौथे राज्य को बनाने की कोशिश में महाराष्ट्र। इन जगहों पर जब तक लंबे कालखंड तक या हमेशा के लिए बीजेपी की मौजूदगी नहीं रहेगी, तो फिर आरएसएस उस रूप में अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। और संयोग ऐसा है कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का किला ढहा बीजेपी और आरएसएस के लिए, और प्रयोगशाला महाराष्ट्र के भीतर भी ढही। यूपी की प्रयोगशाला अयोध्या के इर्द गिर्द थी, जो कि वोटों के ध्रुवीकरण को करती है। महाराष्ट्र की प्रयोगशाला में ऑपरेशन बीजेपी का जो चलता है लोटस, वो चल रहा था, और वहां पर कॉरपोरेट की पूंजी थी और कॉरपोरेट की मौजूदगी भी खरीद फरोख्त में खुलकर नजर आई, जो कि अडानी की बैठक के जरिए खुलकर राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। यानी दोनों मॉडल का ढहना शायद बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए भविष्य की चेतावनी होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हो रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या वाला कांड बहुत भारी पड़ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर अगर अघाड़ी जीत जाते हैं, यानी उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि जिस हिंदुत्व का जिक्र लगातार बीजेपी कर रही है और उसके आसरे जो ताना बाना उसने एकनाथ शिंदे को खड़ा करके भी किया, और एकनाथ शिंदे ने भी ठाणे के दौर में आनंद दीघे को याद किया और बाला साहब ठाकरे को अपना राजनीतिक पिता तक बतला दिया, और उद्धव ठाकरे एकदम अलग तलग खड़े हो गए, जो कि कांग्रेस के साथ आ गए। और इस दौर में वोटों का ध्रुवीकरण उद्धव ठाकरे की वजह से हो नहीं पाया, क्योंकि पूरी हिंदू ताकतें इससे पहले जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती थी, वो बीजेपी शिवसेना पहले एक साथ हुआ करती थी, लेकिन पहली बार शिवसेना टूटी और उद्धव ठाकरे, जो कि चेहरा लिए हुए हैं बाला साहब ठाकरे का, वह बीजेपी के खिलाफ है। यानी हिंदुत्व के पूरे राजनीतिक प्रयोग का अस्तित्व भी महाराष्ट्र के इस चुनाव से जुड़ चुका है। इसीलिए संघ के पास अब 36 घंटे का वक्त है और उसको यह काम सौंपा गया कि आप जो भी वोट निकालना है घरों से, उसको निकालिए। यानी पिछली बार लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज कम हो गया था, लोग घरों से निकले नहीं थे। यहां तक कि नागपुर की जिस जगह पे जो महाल का इलाका है, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां से भी लोग वोट देने नहीं निकले, जो हर बार निकलते हैं। तो क्या इस बार पूरे तरीके से आरएसएस के स्वयंसेवक जो अब घर घर जा रहे हैं, अगले 36 घंटों में उनके सामने काम एक ही है, कम से कम सारे अपने वोटर्स, यानी जो मानकर चलते हैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को और आरएसएस पर उस रूप में भरोसा करते हैं कि आप रहेंगे तो शायद नहीं बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, या फिर सेफ रहेंगे, इस सोच को पीछे एक डर भी है, और डर दूसरे को देना भी है। दोनों ही परिस्थितियों के बीच, यह महाराष्ट्र की राजनीति के बीच आरएसएस की फिलहाल की मौजूदगी है। अब यहां पर एक और बात आती है, तो क्या आरएसएस के आसरे सिर्फ काम नहीं होगा, यानी कॉरपोरेट कहीं चूक गई है और कॉरपोरेट ही राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो अब आरएसएस की जरूरत पड़ गई? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कॉरपोरेट के आश्रय राजनीति को साधना अभी तक आसान था, लेकिन वही राजनीति मुद्दा बन जाएगी जिसको राहुल गांधी बना चुके हैं। इसीलिए अब आरएसएस की जरूरत वहां पर पड़ गई बीजेपी को। तो बीजेपी स्वयंसेवकों के सहारे है, बूथ मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन बूथ तक आपको लोगों को लाना होगा। यह पूरी दशा दिशा अपने तौर पर सौंप दी गई है आरएसएस को। आरएसएस भी मान चुकी है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन इस एक रहेंगे को सेफ रहेगा कि नई परिभाषा जो राहुल गांधी ने खुलकर दी, वो बात वहीं थमी नहीं। उन्होंने तो कहा कि दरअसल ये कैसे संभव है, किसी राज्य में कोई परियोजना आती है तो आप उस परियोजना को उठाकर अपने प्रयोगशाला वाले राज्य में ले जाते हैं। यानी देश के ओवरऑल देखने की दृष्टि नहीं है, जो आपकी प्रयोगशाला के राज्य हैं वहां पर डेवलपमेंट हो, वहां पर प्रोजेक्ट्स जाएं
और बकायदा वो पूरी लिस्ट लेकर बैठे और उस लिस्ट का पूरा आंकड़ा जो निकल कर आता है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में आए, जिससे तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं या मिल सकती थी। हम गुजरात में शिफ्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें शिफ्ट हो गई और उन्होंने एक एक करके हर प्लान को बताना शुरू किया कि देखिए 7 लाख करोड़ की योजनाएं थी, चली गई, 5 लाख रोजगार मिलते चले गए। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। यानी वोटों के ध्रुवीकरण का भी शायद ये एक बिल्कुल नया नजरिया है, जो जाति और धर्म के समानांतर विकास के मॉडल और उसमें सत्ता के कॉर्पोरेटरीकरण को लेकर और सत्ता की उस दृष्टि को लेकर कि जो हमारे साथ रहेगा उसको लाभ मिलेगा, शायद यह एक नायाब राजनीति का मौजूदा वक्त में एक नया दखल है। लेकिन सवाल है कि चुनाव तो सामने खड़े हैं और बीजेपी इससे सचेत है, इसीलिए बीजेपी के नेता भी निकल कर आए और उन्होंने बताना भी शुरू किया कि देखिए ऐसा नहीं है कि अडानी की तस्वीर सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखते हैं। अडानी की तस्वीर तो आप गहलोत के साथ देख सकते हैं, रॉबर्ट वड्रा के साथ देख सकते हैं, रेवंत रेड्डी के साथ देख सकते हैं, शशि थरूर के साथ देख सकते हैं, तो वो तस्वीर क्यों नहीं है। और एक सवाल रांची तक पहुंचते पहुंचते यह भी आया कि आपके यानी कांग्रेस शासित राज्यों में जो अडानी के प्रोजेक्ट हैं उसके मतलब मायने क्या होंगे। इसका जवाब दिया जरूर गया, लेकिन हमें लगता है उससे पहले सुनना होगा कि बीजेपी ने अपने तौर पर जो ढाल बनाने की कोशिश की वो कितनी असरकारक है, या फिर एक हड़बड़ाहट में दिया गया ऐसा जवाब है जो मौजूदा वक्त में उस राजनीति को चुनौती दे चुका है जो राजनीति पारंपरिक थी और बीजेपी जिस पर चल रही थी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी जिस पर चलना चाहते हैं, उससे हटकर जो लकीर राहुल गांधी ने खींची, तो उसका जवाब क्या ऐसे हो सकता है कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। असल में इंटेलेक्चुअली इन सवालों का जवाब कोई भी दे सकता है, क्योंकि 2000% से ज्यादा मुनाफे के साथ नेटवर्थ भारत के भीतर तब बढ़ता चला जाए जब भारत की जीडीपी नीचे जा रही हो, भारत में बेरोजगारी फैल रही हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में हो, कोर सेक्टर डूब रहा हो, एग्रीकल्चर की विकास दर नीचे जा रही हो। और ये सारे डाटा सरकार के हैं, लेकिन इन सब के बीच कॉरपोरेट का नेटवर्थ अगर बढ़ रहा है और उस पर अगर बीजेपी इन सवालों को कर रही है, जो सवाल विनोद तावड़े जो कि जनरल सेक्रेटरी है नेशनल बीजेपी के, और संबित पात्रा जो एक वक्त प्रवक्ता थे लेकिन अब तो सांसद भी हैं, वो जिन सवालों को कर रहे हैं, जाहिर है इन सब के बीच एक सवाल
इससे पहले राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था मोनोपोली को लेकर, जो देश के कई अखबारों में छपा भी, और उसमें सवाल था कि किसी एक हाथ में इस देश की सारी संपत्ति, सारी योजनाएं आप कैसे सौंप सकते हैं। उसी को नए रूप में राहुल गांधी ने आज कहा कि जो भी प्रोजेक्ट सत्ता के जरिए या बीजेपी के राज्यों में दिया जाता है उसकी हकीकत क्या है। Knows how Adani tendering process works. The whole country knows it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister. इससे पहले भारत की राजनीति में कोई कॉरपोरेट कभी इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। यहां तक कि लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस कॉरपोरेट की छवि सत्ता के साथ जुड़े होने को लेकर है, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के जरिए, जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब शोर हुआ तो विकसित देशों के बैंकों ने कर्ज देना रोक दिया। और इन सब के बीच जो भारत के भीतर जो निगरानी रखती है सेबी, वह भी कटघरे में खड़ी हो गई, जो आज भी खड़ी है। यहां पर कई सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई चुनाव के मौके पर यह वोट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे। यह सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत आसान नारा है, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। यह एक ऐसा डायलॉग है जो आप कह सकते हैं एक फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर लोगों के जहन में चला जाएगा। राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके भीतर आपके लिए भी सवाल होगा, क्या वाकई इसका प्रभाव वोटरों पर पड़ेगा। यहां पे हमको लगता है इस देश में 3-4 परिस्थितियों को समझने की स्थिति में पहली बार इस देश का डिग्रीधारी युवा जो है, जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है, इस देश के भीतर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पेंशन के आश्रय जी रहे हैं, लेकिन अब पेंशन ही सब कुछ हो चला है और वह भी कम हो रहा है, पेंशन निकाल के जीना पड़ रहा है, वह भी समझ रहे हैं। इस देश के भीतर में पहली बार महिलाओं को यह ताकत मिली है कि दरअसल उनके बगैर कोई राजनीतिक सत्ता बन नहीं सकती है। लेकिन उन महिलाओं के भीतर भी यह सवाल है कि उनको तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में पैसा मिल जाता है, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बच्चों को लेकर संवेदनशील होती है, और यह सवाल बार बार हर जगह पर उठा है कि आप महिलाओं को पैसा देते हैं, लेकिन बच्चों को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या है। यानी भारत की राजनीति में आदिवासियों का सवाल लीजिए या किसानों का सवाल लीजिए, या इस देश के भीतर में हर उस मुद्दे से जुड़े समुदायों का सवाल लीजिए जो जूझ रहा है, वो जाति के सवाल हो, वह इस देश के भीतर में पिछड़े का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, संविधान द्वारा मिले गए अधिकार भी पूरे नहीं दिए जा रहे हो, उससे जुड़े सवाल हो, कोई भी सवाल हो, लेकिन पहली बार भारत के चुनाव में अगर वो एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर मौजूद हैं और उस मुद्दे को उठाने वाले में इस देश के प्रधानमंत्री, उस मुद्दे को निशाने पर लेने वाले में इस देश के विपक्ष के नेता, और उस मुद्दे के बीच में अपनी राजनीति को मजबूत बनाने की दिशा में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि भारत की इस बदलती राजनीति के बीच क्या पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ सबसे पिछड़ा राज्य, दूसरी तरफ सबसे विकसित राज्य, एक तरफ चकाचौंध, दूसरी तरफ गरीबी और मुफलिसी। वहां से निकलकर सपनों को पूरा करने के लिए लोग मुंबई जाते हैं, और मुंबई के सवालों को लेकर राहुल गांधी रांची चले गए और वहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बदलती राजनीति में शायद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आरएसएस अपने हर हिंदुत्व के नारे के आश्रय वोटों को अब लाना चाहता है बूथ तक। इसीलिए बीजेपी के भीतर का संकट पहली बार खुलकर है कि वो राजनीति साधे तो अब किस मुद्दों के आश्रय साधे। सत्ता उसके पास, कॉरपोरेट उसके पास, इकोनॉमिक पॉलिसी उसके पास, धर्म की राजनीति उसके दायरे में, जाति समीकरण को साधना अभी तक साधती आई, जहां हाफने लगी वहां छोड़ दिया। इन परिस्थितियों में विपक्ष के हाथ बिल्कुल खाली हैं, यानी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शायद यहीं से चुनाव परिणाम एक बड़ा मैसेज
देकर निकलेंगे। इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को रिजल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।